नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, हरियाणा में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक और जहां राहुल गांधी हरियाणा में अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं रेवाड़ी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी चिरंजीव राव के पक्ष में प्रचार करने के लिए लगातार कांग्रेस के दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को रेवाड़ी विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी चिरंजीव राव के पक्ष में भाजपा की पोल खोलने पहुंची कांग्रेस की प्रखर प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भाजपा को किसान आंदोलन व 750 किसानों की शहादत की याद दिलाई। वहीं पहलवान के आंदोलन को भी याद दिलाया और दावा किया कि चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री व प्रदेश अध्यक्ष को बदलना इस बात का प्रमाण है कि भाजपा हार रही है और कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। सुप्रिया श्रीनेत ने कांग्रेस की गुटबाजी के सवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि जब खट्टर को हटाकर सीएम सैनी को बनाया गया तब विजय रावेंद्र सिंह ने कहा था हम भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ऐसे में गुटबाजी समझी जा सकती कि भाजपा में किस स्तर की है। रेवाड़ी के मॉडल टाउन स्थित रेवाड़ी से कांग्रेस प्रत्याशी चिरंजीव राव के आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में श्रीनेत ने तमाम सवालों के खुलकर जवाब दिए। वहीं दावा कर दिया कि हरियाणा में बीजेपी 5 से 7 सीटों पर ही सिमट कर रह जाएगी। इस दौरान ओबीसी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव समेत तमाम लोग मौजूद रहे। हमारे साथ बैठे हुए कांग्रेस के यशस्वी विधायक और फिर से मैदान में उतरे श्री चिरंजीवी राव जी, और मुझे कोई संदेह नहीं है कि वो दोबारा से विधायक चुने जाने वाले हैं। आपके पिता से हम लोगों की बड़ी घनिष्ठता रही और अजय यादव जी ने जो रेवाड़ी के लिए काम किया और इस क्षेत्र के लिए काम किया, उसने अपने आप में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। मैं यहाँ पर रेवाड़ी की तो बात करने आई ही हूँ आप लोगों से, लेकिन हरियाणा की बात करनी बहुत जरूरी है। और हरियाणा में हम जहां जा रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिला सकती हूं कि हरियाणा बदलाव के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है और हरियाणा प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है। हरियाणा के मूल मुद्दे वही मूल मुद्दे हैं जो इस देश के मूल मुद्दे हैं। हरियाणा का युवा, हरियाणा का किसान, हरियाणा का जवान, हरियाणा का पहलवान परेशान है। हरियाणा में बेरोजगारी का ये आलम है। पिछले 10 साल के जंगल राज में इतनी बेरोजगारी हुई है कि हरियाणा के युवा को इजराइल के युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए लाइन में खड़े होना पड़ रहा है। हरियाणा में बेरोजगारी का ये आलम है कि हमारे लड़के डंकी मारने को मजबूर हैं। हरियाणा में बेरोजगारी का ये आलम है कि अगर 5,000 सफाई कर्मचारियों की नौकरियां निकलती हैं तो 46,000 उसमें पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट जो हैं वो अप्लाई करते हैं। हरियाणा में बेरोजगारी का ये आलम है कि 2 लाख सरकारी पद खाली हैं, लेकिन पिछले 10 साल में वो पद नहीं भरे गए हैं। तो बेरोजगारी हरियाणा की बहुत बड़ी समस्या है। आपके लिए जरूरी है कि आप हरियाणा के लोगों को, यहाँ की जनता को, यहाँ के युवाओं को ये विश्वास दिलाइए कि आप आगे चलकर सेना को सम्मान देने का काम करिएगा, और अगर आप नहीं करिएगा तो अग्निवीर को उखाड़ फेंकने का काम हम करेंगे। हरियाणा में अगर दोबारा से निवेश लाना है, नौकरियां लानी है, यहाँ की बातों को फिर से राष्ट्रीय पटल पर उठाना है, तो हरियाणा ने बदलाव का मन बना लिया है। और हरियाणा के बदलाव का मन जो है वो कांग्रेस की गारंटी है। हरियाणा उकता चुका है बीजेपी के जंगल राज से, लेकिन वो बदलाव कांग्रेस के साथ मिलकर करना चाहता है। वो बदलाव हमारे चिरंजीवी भाई के साथ मिलकर करना चाहता है। हरियाणा में कांग्रेस का वादा है, हमारी सरकार बनेगी, हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनके अकाउंट में 2,000 रुपए डालेंगे और 500 का गैस सिलेंडर देंगे। हरियाणा के किसान से हमारा वादा है, हम एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे। हरियाणा के जवानों से हमारा वादा है, हम अग्निवीर को उखाड़ फेंकेंगे। ऐसी दोयम दर्जे वाली स्कीम हम नहीं चलने देंगे। हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा को लेकर, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, बुजुर्गों की पेंशन हो, दिव्यांगों की पेंशन हो, विधवाओं की पेंशन हो, उनको हम 6,000 रुपए महीना करेंगे। और हमने जैसे कि ओपीएस बहाल किया हिमाचल में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, वैसे ही हम हरियाणा में करेंगे। यह सच है कि राजस्थान में हमारी 25 लाख की चिरंजीवी योजना लोगों की जड़ी बूटी बन के खड़ी है। उसने लोगों को जीवित रखा है, उनको स्वास्थ्य का अधिकार दिया। वैसी ही स्कीम हम एक हरियाणा में लागू करने जा रहे हैं। हम गरीबों के लिए 100 गज का प्लॉट और 3.5 लाख की लागत से 2 कमरे बनाने की बात कर रहे हैं। हम युवाओं के सुरक्षित भविष्य के लिए जो 2 लाख सरकारी पद हैं उनको तुरंत भरेंगे और ये जॉब्स कैलेंडर बना के किया जाएगा। भाई 10 साल से आपकी सरकार है,
10 साल से सरकार में आपने क्या कर लिया? कोई भ्रष्टाचार था तो कर देते ना साबित। 10 साल जनता ने आपको वक्त दिया, कोई झुंझुना बजाने के लिए थोड़ी बैठाया था जनता ने आपको। जनता ने आपको 10 साल वक्त दिया। आपने 10 साल पहले कहा था भ्रष्टाचार हुआ, आप एक भी भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पाए क्योंकि आपने मनगढ़ंत कहानियां रची। आप अब कह रहे हैं एक तरफ के लोगों का विकास होता था, आपने तो किसी तरफ के लोगों का विकास नहीं किया ना। असलियत यह है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो यहां पर रिकॉर्ड निवेश आया, जब कांग्रेस की सरकार थी तो नौकरियां बनी, जब कांग्रेस की सरकार थी तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हरियाणा पहुंची। तो एक क्षेत्र का विकास कैसे था? हरियाणा पर कैपिटा में तब नंबर 1 नंबर 2 होता था देश में, आज हरियाणा सड़क के नीचे पहुंच गया है। हरियाणा में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। हरियाणा की बेरोजगारी चौगुनी बढ़ गई हमारे जाने के बाद से। 10 साल से आप सत्ता में थे, आपने क्या किया? सब कुछ भूल जाइए। 2 लाख सरकारी पद तो खाली पड़े थे, उनको तो भर सकते थे। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? आप 5,000 सफाई कर्मचारी की नौकरी निकालते हैं और उसमें 46,000 जो अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट है। वो क्यों अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि उनको अपना भविष्य ही नहीं दिख रहा है। ये हरियाणा के ही तो नौजवान है जो ना लाइन में लग के इजराइल के युद्ध क्षेत्र जाने को मजबूर है। क्यों जा रहे हैं वो? ये सारी बातों का जवाब हरियाणा मांग रहा है। इधर उधर की बात, कांग्रेस के खिलाफ जहर उगलने से अब बात नहीं बनेगी। हरियाणा हिसाब करके रहेगा। देखिए, ऐसा है कि एक दिन अमित शाह यहां आए, उन्होंने सैनी साहब का हाथ उठा के कहा ये हमारे मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, ये चेहरा है। 24 घंटे बाद अनिल विज जी कूद पड़े, उन्होंने कहा ना जी मैं सीनियर हूं, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। उसके थोड़ी देर बाद राव इंद्रजीत ने कहा जी मैं बनूंगा। फिर वहां पर रामविलास शर्मा जी रो रहे हैं मेरे साथ, इनका बड़ा ब्राह्मण चेहरा, वो रो रहा है कि मेरे साथ अन्याय हो गया। फिर इनके 63 लोग एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक इस्तीफा देते हैं। इनके पिछड़े प्रकोष्ठ के अध्यक्ष तक जो राज्य के थे उनको इस्तीफा देना पड़ा। इनके किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया। तो इनके साथ खड़ा कौन है? अनिल विज जी का अपनी पार्टी में क्या ओहदा है और अनिल विज जी को कितना दूध की मक्खी की तरह से हरियाणा बीजेपी ने निकाल दिया है, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। आप यहाँ के बड़े प्रखर पत्रकार हैं, मुझे पता है ये बात, ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। असलियत ये है कि, और मैंने कल भी ये कहा और फिर कहती हूं, हरियाणा के भाजपाइयों को मेरी छोटी सी नसीहत है, और वो नसीहत ये है कि राहुल गांधी के और कांग्रेस के वीडियो मत देखिएगा। कमजोर दिल वाले भाजपाई तो बिल्कुल ना देखें, क्योंकि उनको सुनने के लिए और बदलाव करने के लिए जनता सड़कों पे नहीं निकल रही है, जन सैलाब आ रहा है, सुनामी आ रही है। कमजोर दिल वाले भाजपाइयों के दिल और दिमाग पर बड़ा आघात पड़ सकता है इसका। उसी आघात के चलते मुझे लगता है अनिल विज जी ने जो कहा वो कहा। आप थोड़ा सा लेट आए मेरे बंधु, मैंने आपको देखा भी, आप 5 मिनट पहले ही आए। मैंने काफी बातों का जिक्र किया था, शायद आपने वो नहीं सुनी होंगी। राजनीति में महत्वाकांक्षा रखना कोई बुरी बात नहीं है। क्या बुरी बात है? आप पत्रकार हैं, आपके ऊपर कुछ लोग होंगे, आपके नीचे कुछ लोग होंगे, नीचे वाले आपकी जगह आना चाहते हैं, आप उनकी जगह जाना चाहते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। महत्वाकांक्षा होना क्या बुरी बात है? लेकिन शैलजा जी ने जो बात कही, और मुझे लगता है उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। बीजेपी के मुंह पर करारा तमाचा मारकर ये कहा मेरी रगों में कांग्रेस का खून है, और जैसे मेरे पिता तिरंगे में लिपट कर गए थे मैं भी जाऊंगी। इससे बड़ा तो कोई कुछ नहीं कह सकता है। इससे बड़ा तो फिर आप मुझे अपना कहिए, मैं किडनी निकाल के यहां चली जाऊं बताने के लिए। असली बात यह है, शैलजा जी ने कल अंबाला में राहुल जी के साथ जो रैली करी, उनके साथ और प्रियंका जी के साथ जो यात्रा करी, वो बहुत बड़ी बात है। शैलजा जी हमारी नेत्री हैं। शैलजा जी, हुडा जी, रणदीप जी, सब लोग मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं और हरियाणा की जनता ये चुनाव लड़ रही है। तो मुझे नहीं लगता, और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ इतना लोकतंत्र है कि हम कह सकते हैं हमारी इच्छा है। बीजेपी में कहकर दिखा दीजिए, हो गई ना फजीहत। राहुल जी सीधे कह रहे हैं दक्षिण हरियाणा की हमारी 14 सीटों तक का दावा करेंगे, इस बार आई नहीं, वो तो दावा उन्होंने पहले भी किया था। और राव इंद्रजीत सिंह तो बेचारे मन महसूस कर बार बार कहते हैं मैं उम्मीदवार हूं। ना उनकी उम्मीदवारी सामने आ रही है, ना अनिल विज जी की आ रही है, क्योंकि सबको पता है कि सरकार ही जा रही है। अब ऐसे में बड़ी बड़ी डींगे, बड़ी बड़ी बातें हाकी जाएंगी। मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ, प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। और कल से जो यात्रा शुरू हुई है उसको देखकर तो अब भाजपा ही कह रहे हैं, अभी तक तो 10-15 पर थे, अब 5-7 आ जाए तो बड़ी बात है। आप हुड्डा जी कांग्रेस मतलब हुड्डा हरियाणा में दिखती है, तो
आप भी डिक्लेयर करें ना कौन आपका चेहरा होगा, लोगों को पता लगे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको कांग्रेस के तौर तरीकों के बारे में मेरे बंधु जानकारी थोड़ी सी कम है। हम किसी भी राज्य में, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहां पर अभी तक हमारी सरकारें थी, हम कहीं पर चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ते हैं। हम मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं और हमारे चुने हुए विधायक अपने विधानमंडल नेता का चुनाव करते हैं। यही कर्नाटका में भी हुआ, यही तेलंगाना में हुआ, यही हिमाचल में हुआ और यही हरियाणा में होगा। इसमें कोई अपवाद नहीं है। मैडम, कांग्रेस इस तरीके से लहर की बात कर रही है कि हरियाणा में लहर है, उधर भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है, कितना सही है? अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने अगर कोई देखना चाहता है तो इसमें क्यों आप आपत्ति कर रहे हैं? सपने देखने की तो लोगों को आजादी इस देश में है ना। हरियाणा में हमारी सरकार बनेगी, फिर भी हम बीजेपी को सपने देखने देंगे। सपने देखने का मैंने आपको बोला, बीजेपी के लोग कह रहे हैं 5-7 में सिमट जाएंगे। ये नंबर मैं आपको दे रही हूं। प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी, हम दोबारा से यहाँ आएंगे, चिरंजीवी भाई जीतेंगे और फिर से आप सबके साथ मिठाई खाकर जाएंगे और सरकार बनवा कर जाएंगे। 6,000 बुजुर्गों की और 2,000 महिलाओं को प्रति माह 500 रुपए में सिलेंडर, आखिर ये बर्डन तो जनता पर ही पड़ना है। एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में डालते हैं। ये बहुत ही दिस इज, अगर मैं अंग्रेजी में इसको शब्द बोल सकूं, ये वूडू इकोनॉमिक्स की आप बात कर रहे हैं। ऐसा होता नहीं है। बर्डन जनता पर तब पड़ता है जब जनता की जेब से लूट मचाकर मित्र की जेब में सुनामी डाली जाती है, जो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पिछले 11 साल आपको लूटा। आपका पेट्रोल और डीजल आज यहां पर कितने का है? 90 के पार पेट्रोल है, 80 के पार डीजल है, जबकि कच्चे तेल का दाम 70% गिर गया। क्यों? आपकी जेब पर लूट मचाई जा रही है। कल पितृपक्ष खत्म हो जाएगा, परसों से हमारे त्योहार शुरू हो जाएंगे। नवरात्र की शुरुआत है, नवरात्र के बाद दशहरा, दशहरे के बाद दिवाली, लगातार हिंदुओं के त्योहार शुरू होने जा रहे हैं। आज कमर्शियल गैस का सिलेंडर 48.5 रुपए बढ़ा दिया गया। ये धर्म के स्वयंभू जो ठेकेदार हैं, ये लगातार आपकी जेब पर डाका डाल रहे हैं और ये पैसा आपके भले के लिए नहीं आ रहा है। इस पैसे को किसान की एमएसपी पे नहीं जा रहा है। ये पैसा महंगाई भत्ते के लिए नहीं आ रहा है। ये पैसा गरीब मजदूरों के लिए नहीं आ रहा है। ये पैसा बड़े बड़े पूंजीपतियों की जेब में डाला जा रहा है। 16 लाख करोड़ पूंजीपतियों के माफ होंगे। हरियाणा का किसान का कर्जा क्यों नहीं माफ हो सकता है? 16 लाख करोड़ आप पूंजीपतियों के माफ करेंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। 10 कंपनियां थी, सरकारी कंपनियां, और उन 10 कंपनियों का करीब करीब 67,000 करोड़ बकाया था सरकारी बैंकों पर। वो सब बीमार कंपनियां हो गई थी। उन 10 कंपनियों को अडानी जी ने खरीद लिया 16,000 करोड़ रुपए पर। किसकी जेब पर डाका पड़ा? वो डाका आपकी जेब पर पड़ा, क्योंकि आपकी जेब से पैसा निकालकर अडानी जी की जेब में डालने का काम हुआ। जनता का पैसा अगर निकालकर जनता की जेब में डाला जा रहा है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये होना चाहिए। दिक्कत की बात क्या है कि नरेंद्र मोदी जी हरियाणा आकर दूसरे तरह की बात करते हैं और कहीं और जाकर दूसरा पक्ष रखते हैं। हमारा कर्ज 14 तक जब हमारी सरकार गई थी 70,000 करोड़ था। आज आपको पता है हमारा कर्ज पहुंच चुका है 3.25 लाख करोड़ रुपए। तो ये जो इतना कर्ज ले रहे हैं, ये कर्ज जा कहाँ रहा है? ये तो आपको उनसे पूछना चाहिए ना कि आपने 50 सालों में तो सरकार का कर्ज था 70,000 करोड़। आपने ऐसा क्या काम किया धरातल के ऊपर जो नजर नहीं आ रहा है, जो आपने 2.5 लाख करोड़ का कर्ज ले लिया? इस बात का जवाब सरकार को देना चाहिए। और सिर्फ भाई मेरे एक मिनट, ये सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है, ये देश की बात है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2014 में, इस देश में कर्जा था 55 लाख करोड़। आज वो कर्जा पहुंच गया 205 लाख करोड़। किसकी जेब में पैसा आया और कौन से पुल बने, ये मैं जानना चाहती हूं। जो बना चुनाव के पहले वो ताश के पत्तों की तरह बारिश में ध्वस्त हो रहा है। चाहे वो दिल्ली का एयरपोर्ट हो, राजकोट का एयरपोर्ट हो, जबलपुर का एयरपोर्ट हो, चाहे वो अटल सेतु हो, चाहे वो सुदर्शन सेतु हो, चाहे वो शिवाजी की मूर्ति हो, चाहे वो तमाम पुल और सड़कें हो। क्यों ढह रही है ये सब? क्योंकि भ्रष्टाचार से पैसा मित्रों की जेब में डाला जा रहा है, लोगों का निकाल के। मैं आपको कांग्रेस के बारे में एक छोटी सी बात बता देती हूं। हमारा जो मैनिफेस्टो या हमारी जो गारंटी आती है, ये हाईएस्ट इकोनॉमिक कमेटी में जाती है, जहां पर चिदम्बरम जी जैसे लोग हैं। और जब तक वो इसको स्वीकृति नहीं देते हैं इंटरनल एक्रूअल्स और बजट देखकर, हम कोई चीज अनाउंस नहीं कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर पाबंदी है। हम मोदी जी की तरह जाकर नहीं कह सकते हम 2 करोड़ रोजगार बना देंगे सालाना, हम 15 लाख बैंक अकाउंट में ले आएंगे। हम नहीं कर सकते।
हमारे ऊपर पाबंदी है। मैं तक या चिरंजीवी भाई तक या हमारे प्रदेश अध्यक्ष तक नहीं बोल सकते हैं जब तक इकोनॉमिक कमेटी उसको अपना सैंक्शन नहीं देती है। उन्होंने मंजूरी दी है, हमने बजट देखा है, हमने इंटरनल एक्रुअल्स देखे, हमने देखा है कि किस तरह से रेवेन्यूज रेज किए जा सकते हैं, कहां से कहां पर एक्सपेंडिचर की वेस्टेज हो रही है, और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि यह हो सकता है। और क्योंकि आपने इकोनॉमिक एक सवाल पूछा है, मुझे इकोनॉमिक की थोड़ी सी जानकारी है। एक सुदर्शन चक्र होता है, वो सुचक्र ये है कि अगर आपके हाथ में ज्यादा पैसा आएगा तो आप खर्चा ज्यादा करेंगे, आप खर्चा ज्यादा करेंगे तो कंपनी वो सामान ज्यादा बनाएगी तो ज्यादा निवेश करेगी, ज्यादा निवेश करेगी तो ज्यादा लोगों को नौकरी पे रखेगी, जितनी ज्यादा नौकरियां बनेंगी उतनी ज्यादा हाथ में पैसा आएगा। ये सुचक्र टूट गया है, ये कुचक्र हो गया है। इस समय ना निवेश हो रहा है ना उपभोग हो रहा है, तो मेरे ख्याल से ये बदलेगा। अगर प्रचार की बात की खर्ची और एक लीला जी वाड्रा जी को लेकर भी लगातार बयानबाजी हो रही है, इसको लेकर क्या आप हरियाणा, सॉरी मैं हरियाणा का ही बता रहा हूँ। हाँ। हमारे एमएलए थे धर्मवीर बोंदर जी, जिनके खुद के बेटे ने आरोप लगाया था कि उनके बेटे ने 50 लाख रुपए दिए हैं सरकारी नौकरी के लिए। तो उससे बड़ा आरोप क्या होगा? आप क्या पर्ची खर्ची की बात कर रहे हैं? सरकार का तो सबको पता है, जितने भी एसडीओ लगे हैं यहाँ पर 70, वो सब पैसे लेके लगे हैं। ये तो बीजेपी मंद घंट आरोप लगाती है और सबको पता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भाषा का प्रयोग मोदी जी हरियाणा आके कर रहे हैं वो हरियाणा की संस्कृति के खिलाफ है। हरियाणा की संस्कृति मोहब्बत की संस्कृति है, हरियाणा में आपसी भाईचारा है, हरियाणा में एक दूसरे से इतने सम्मान से बात की जाती है। किस भाषा का प्रयोग मोदी जी मंच से कर रहे हैं? आप किसी के लिए किसी को दलाल कह रहे हैं, आप ये शब्द है नरेंद्र मोदी के। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो मुजरा और मंगलसूत्र कहते थे, अब हरियाणा आके आपका सम्मान करके ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। 10 साल से सत्ता में दिल्ली में आप काबिज हैं, 10 साल से आपकी कठपुतली हरियाणा में, क्यों नहीं आपने किसी को भ्रष्टाचार में जेल में डाल दिया? क्योंकि आपने मनगढ़ंत केसेस बनाए हैं, आपने कांग्रेस के खिलाफ मनोहर कहानियां रची। यहां पर आकर कोई आपकी बात मानने वाला नहीं है, क्योंकि 10 साल से आपने कुछ नहीं किया। और दलाल हमारे यहाँ गोत्र भी है, आपको पता है ना। दलाल कहना, आप उसका मकसद समझ रहे हैं? करण दलाल नहीं, गलत है, बहुत गलत शब्दों का प्रयोग हुआ है। आइए बैठिए। बयान सामने है, राहुल गांधी को चैलेंज दे रहे हैं और उनका कहना है कि अगर दम है तो शैलजा को सीएम का फेस दिखाए और हाथ मिलाने से अगर दिल मिलते तो हुड्डा साहब भी उनका समर्थन करेंगे। तो चलिए, स्मृति ईरानी जी ने ये तो मान लिया कि सरकार हमारी बन रही है, वो हमें नसीहत दे रही है हम किसको मुख्यमंत्री बनाएं। सबसे पहले तो उनका अग्रिम साधुवाद हमारी सरकार बनाने का दुनिया को बताने के लिए। पहली बात, स्मृति जी हमारे बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, किशोरी लाल शर्मा जी, जो राहुल जी के साथ उन्होंने लंबा काम किया। जब वो उनके खिलाफ चुनाव लड़ने गए तो स्मृति जी ने कहा ये क्या चपरासी भेज दिया। उसी व्यक्ति ने उनको पटखनी दे दी और 1-2 वोटर से नहीं 1,63,000 से हरा दिया। तो स्मृति ईरानी जी का अभी थोड़ा सा उनको मन और मस्तिष्क पर गहरा आघात लगा है। वो राहुल गांधी को क्या चैलेंज कर रही है? वो वजूद की लड़ाई तो बीजेपी में बेचारी खुद लड़ रही है। ये राहुल गांधी जी के रोड शो में क्या ये रोड शो अभी रूट मैप नहीं आया राहुल जी का ना, जब रूट मैप आएगा तब पता चलेगा। कंफर्मेशन नहीं हुई है और वहाँ से प्रफुल्ल जी आए थे एआईसीसी से, वो व्यक्ति के टेंटेटिव प्रोग्राम है। तो अभी रूट मैप अभी बहादुरगढ़ साइड है उनका, 2 या 3 का जो भी कार्यक्रम अगर बनेगा तो या तब बनेगा। हरियाणा में केजरीवाल ने भी 5 बड़ी गारंटियां दी है, पहले दिल्ली फिर पंजाब और हरियाणा में 5 गारंटी देकर गए। मैं उन पर टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहती हूं क्योंकि ये चुनाव डायरेक्टली कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हो रहा है, लेकिन उनका वोट शेयर और नोटा का वोट शेयर अगर आप देख लीजिएगा तो आपको खुद अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप पत्रकार बंधुओं का, और आपके माध्यम से मैं ये आशा और विश्वास रखती हूं कि जनता पुनः चिरंजीवी भाई को चुनेगी और कांग्रेस की प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। बहुत धन्यवाद आप लोगों को।